First of all, a very warm good morning to all of you. Myself, Dr. Kaleem from Ayurveda ऑफिशियल चैनल। मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाता हूं। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने संज्ञा सूत्र स्टार्ट किया था। कुछ संज्ञा सूत्र हमने पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ लिया था? जैसे गुण संज्ञा पढ़ लिया था, वृद्धि संज्ञा पढ़ लिया था, पद संज्ञा पढ़ लिया था, और भी कुछ संज्ञा थे जो हमने पढ़ लिए थे। अब जो बाकी जो संज्ञा है वो हम आज पढ़ेंगे और आज लेक्चर आपका अप्रोक्सीमेटली संज्ञा का कंप्लीट हो जाएगा। जो भी सूत्र था बाकी संज्ञा रह गया था वो आज खत्म कर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका सूत्र आता है या संज्ञा आता है उसको हम कहते हैं उदात्त संज्ञा। अब उदात्त संज्ञा होता क्या है? तो जो भी वर्ड जो होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण स्थान हमने बताया था आपको कि कहाँ से बोले जाते हैं। तो जो वर्ण कंठ, तालु आदि के ऊपर वाले हिस्से से बोले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उदात्त संज्ञा कहते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट कि उदात्त संज्ञा का सूत्र क्या होता है। तो उदात्त संज्ञा का सूत्र होता है उचयरु दाता। ये आपको इंपॉर्टेंट है। उचयरु दाता उदात्त संज्ञा का सूत्र होता है। इसका उच्चारण स्थान अर्थात कंठ, तालु आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित होने वाले उदात्त संज्ञा होते हैं। अब दूसरा जो आता है वो आता है अनुदात्त संज्ञा। तो अनुदात्त संज्ञा क्या होता है? तो जो उच्चारण स्थान अर्थात कंठ, तालु आदि के निम्न भाग से, यानी कि कंठ, तालु आदि स्थान के नीचे के हिस्से से जो वर्ण बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कंठ, तली आदि, कंठ और तालु आदि के नीचे वाले हिस्से से होता है, उसको क्या कहते हैं हम? अनुदात्त संज्ञा। उसका सूत्र क्या होता है? निचयरु दाता। जो तीसरा सूत्र आता है आपको वो आता है स्वरित संज्ञा। तो स्वरित संज्ञा क्या होगा? अनुदात ऊपर के हिस्से से हो गया, उदात ऊपर के हिस्से से हो गया, अनुदात नीचे के हिस्से से हो गया। अब बच कौन सा गया? मध्य वाला, यानी दोनों मिलाकर जो बोले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम स्वरित कहते हैं, स्वरित संज्ञा। तो अच स्वर की स्वरित संज्ञा वहां होती है जहां पर उदात और अनुदात दोनों बराबर की स्थिति में हो। इसका सूत्र क्या होता है? समाहारा स्वरिता, समाहारा स्वरिता। अब जो उसके बाद आता है वो है अनुनासिक संज्ञा। तो अनुनासिक संज्ञा आपने देखा था कि जो मुख और नासिका के साथ बोला जाता है उसको हम अनुनासिक संज्ञा बोलते हैं। मुख और नासिका के एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण यथा अक्षरों की अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिए हुआ है ऊ, यहाँ पे अ के ऊपर चंद्रबिंदु, ये सब क्या होते हैं? आपको मुख और नासिका से बोले जाते हैं, तो उनकी क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। इसका सूत्र आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछ दिया जाता है। तो इसका सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख नासिका यानी मुख और नासिका दोनों के वर्ण मिला करके बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक संज्ञा कहलाते हैं। अब उसके बाद आता है स्वर्ण संज्ञा। बहुत बार सुनते होंगे कि ये वर्ण एक समान है। तो एक समान वो कैसे है? तो उसकी क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। तो स्वर्ण संज्ञा होता क्या है? तो तालु आदि अभ्यंतर प्रयत्न या उच्चारण स्थान उसके सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। यानी जो वर्ण इस वर्ण मतलब जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं वही वर्ण अगर दूसरा वर्ण है वो भी तालु से बोले जा रहा है तो दोनों के बीच में क्या आएगा? स्वर्ण संज्ञा आएगा। जैसे देखिए तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर आदि प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण से तुल्य हो, तुल्य का मतलब होता है एक समान, तुल्य हो वहां पर स्वर्ण संज्ञा होती है। अर्थात जहां पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर प्रयत्न के साथ बोले जाते हैं वहां पर स्वर्ण संज्ञा होती है। प्रयत्न पढ़ा था आपने, दो तरह का था, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। तो जिस वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न सेम हो और उच्चारण स्थान सेम हो उन दोनों के बीच में क्या होती है? स्वर्ण संज्ञा होती है। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल स्वर्ण संज्ञा का। जैसे आप देखिए क और ख, ये दोनों कहां से बोले जा रहे थे? अकुहा विसर्जना कंठा, यानी दोनों कहां से बोले जा रहे थे? कंठ से। और दोनों का जो वो अभ्यंतर प्रयत्न था या प्रयत्न था वो क्या था? स्पृष्ट प्रयत्न। क से लेकर के म तक का प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो क और ख दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है और दोनों का स्पृष्ट प्रयत्न है। यहाँ पर क और ख दोनों वर्णों का स्थान
और प्रयत्न समान है, अतः दोनों की स्वर्ण संज्ञा होगी, इसीलिए दोनों की स्वर्ण संज्ञा होती है। उसी तरह आप चवर्ग में जाइएगा तो च और छ को जब देखिएगा तो इचु यशानन तालु, यानी दोनों तालु से बोले जा रहे हैं, और दोनों का अगर प्रयत्न आप देखिएगा तो वो भी स्पृष्ट प्रयत्न में आ रहा था, यानी कि स्पृष्ट प्रयत्न हो रहा था उसका अभियांतर प्रयत्न, तो उसके भी क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए। अब जो इसका सूत्र आता है उसको, उसका नाम है तुलअस्यत प्रयत्नम स्वर्णम, तुलअस्यत प्रयत्नम स्वर्णम, ये आपका सूत्र है किसका, स्वर्ण संज्ञा का। उसके बाद जो आपका सूत्र आता है या संज्ञा आता है उसको हम कहते हैं निपात संज्ञा। अब निपात संज्ञा किसका होता है, तो आपने पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं है, एक होता है परादी उपसर्ग। जो उपसर्ग क्या होते हैं, जो वर्ण के पहले लग करके उसके पूरे वर्ण मीनिंग को चेंज कर देता है, यानी शब्द को चेंज कर देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो परादी उपसर्ग जो 22 है, 22 प्रादि उपसर्ग है, उसी की क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। तो 22 प्रादि उपसर्ग है क्या, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, उप, ये 22 प्रादि उपसर्ग है आपके, इसी की निपात संज्ञा होती है। इसका सूत्र जो होता है चादयो सत्वे, चादयो सत्वे। उसके बाद जो आपका सूत्र आता है वो आता है उपसर्ग संज्ञा का। देखिए निपात के बाद ही उपसर्ग आ रहा है, क्योंकि दोनों में समानता आती है। उपसर्ग संज्ञा किसका होगा, तो ये जो 22 प्रादि थे, जो प्र, प्रा, अप, सम, निस, नील, दुस, दुर था, ये 22 प्रादि हैं जिसकी समय के क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो उपसर्ग संज्ञा और निपात संज्ञा में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो उपसर्ग संज्ञा कब होगी, जब वो किसी क्रिया के साथ जाकर के जुड़ जाएगा तब उसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। लेकिन निपात संज्ञा कब होगी, वो फ्री रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, प्र, प्रा, अप, सम, निस, नील, दुस, दुर, ये परादी बारिश अगर इंडिपेंडेंट रहेगी तो उसकी निपात संज्ञा होगी। और जब वो जाकर के ऐड हो जाएगी किसी क्रिया के साथ, जैसे खेलना या फिर पढ़ना, कुछ भी, जैसे पढ़ना कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कुपूत, सुपूत होता है ना, जैसे पूत में लग जाता है कु, सु, तो सु और कु आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो जो क्रिया के साथ वो लग जाएगी उसकी क्या हो जाएगी, उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। इसका जो सूत्र होता है वो होता है उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे। उसके बाद जो आता है आपका संज्ञा, उसको कहते हैं हम प्रगृहाम संज्ञा, प्रगृहाम संज्ञा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि ये पूछता नहीं है कभी। सूत्र प्रकार, यह सूत्र प्रगृहाम संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। तो आता है इसमें कि प्रगृहाम संज्ञा होगा किसका, तो इत, उत, एत, अर्थात इकारांत, उकारांत और एकारांत, ये जब हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे शब्द रूप या धातु रूप में कि इकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, ऋकारांत क्या होता है, वो सारे आगे पढ़ेंगे। तो इ, उ, ए द्विवचन की प्रगृहाम संज्ञा होती है जब इसकी द्विवचन आती है, तीन वचन होती है, द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन का नहीं होगा, जब इसकी द्विवचन आ जाएगी वहां पे उसकी प्रगृहाम संज्ञा होगी। जैसे कि हरि, एतो, एतो में आ गया ना आपको एतो, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रगृहाम संज्ञा हो जाएगी। विष्णु, इमो, इमो की प्रगृहाम संज्ञा हो जाएगी, इति, अति। उसके बाद आपका जब यहाँ पे प्रगृहाम संज्ञा खत्म हुआ, उसके बाद जब हम जो सूत्र पढ़ने वाले हैं वो है आपको धातु संज्ञा। धातु संज्ञा, तो धातु संज्ञा क्या होता है, तो धातु आप अभी पढ़े नहीं होंगे लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि धातु बनाते कैसे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है धातु रूप का। किसी को भी धातु रूप बनाना हो, शब्द रूप बनाना हो, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है कि। तो क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है। जैसे भू धातु हो गया, अच धातु हो गया, पट धातु हो गया, कोई भी धातु हो उसकी क्या होती है, धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचक भू वा आदि धातु संज्ञक होती है। जैसे देखिए सन, कवच, काम्यच, कयांग, कयास, अच्वैत, नीच, येंग, यक, आय, यंग, नी, ये प्रत्यय जिसके अंत में हो उस समुदाय की संज्ञा धातु होगी। मतलब कि जिसके अंत में ये सब आते हैं, जिसके भी अंत में ये सब प्रत्यय आते हैं उसकी क्या होती है, धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ये वाला गलत दिए हुआ है। धातु संज्ञा का जो सूत्र होता है भूवादयो, भूवादयो, भूवादयो धात्व,
क्या सूत्र होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है कि धातु संज्ञा का सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। धातु संज्ञा का सूत्र बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए धातु संज्ञा होता क्या है, और किसी भी एक धातु को बना करके दिखाइए, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। तो भू आदो धातु इसका सूत्र होता है। अब जो आगे आपका आता है उस संज्ञा का नाम है आगम संज्ञा। जब किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण आसपास आकर बैठ जाता है और उससे संयुक्त हो जाता है तब वह आगम कहलाता है। अब आगम का मतलब समझिए आप, आगम कोई भी कहता है ना आगम, या आगम का मतलब होता है आना, पास आना। तो कोई भी जब वर्ण होता है उसके साथ कोई दूसरा वर्ण आकर के उसके पास में बैठ करके उसके साथ समीपता बना लेता है, यानी नजदीकियां बढ़ा लेता है, पास में आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आगम संज्ञा कहलाता है। आगम संज्ञा कहलाता है। जैसे वृक्ष प्लस छाया, यहाँ पे वृक्ष प्लस छाया था, तो वृक्ष और छाया, छह को इसके साथ, जब छह के साथ आप देखिएगा तो इससे आगम, यानी इससे पहले वाले वर्ड कौन सा था, च, तो यहाँ पे आधा च आकर के जुड़ जाता है और वृक्ष छाया बन जाता है। ए और छ के बीच के मध्य में च का आगम हुआ है, इसीलिए इसकी आगम संज्ञा होगी। उसके बाद जो आपका सूत्र आता है वो आता है आदेश संज्ञा। आदेश का मतलब क्या होता है, किसी को कमांड देना, ऑर्डर देना, कमांड करना या ऑर्डर देना। तो किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। आपको आदेश कौन देता है, कभी भी आदेश या कमांड देना हो तो आपके बॉस ही आदेश देंगे या आपके टीचर आपको आदेश देंगे। आप तो टीचर को आदेश दोगे नहीं कि सर ऐसे पढ़ा, तो आप ऑर्डर करोगे नहीं, टीचर ही आपको ऑर्डर करेगा। तो जब तक उससे मजबूत इंसान नहीं होगा, नहीं आएगा, तो क्या होगा, किसी वर्ण को हटाकर, यानी उसको हटा करके उसके स्थान पर आकर के शत्रु की तरह बैठ जाता है, यानी वहां पर आकर के जुड़ जाता है, तो उसका क्या होता है, आदेश संज्ञा होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे यदि प्लस अपि, यद यपि, यद यपि, यदि प्लस अपि, यहाँ पे हटा क्या है, अ को हटा करके क्या आ गया है, यह आ गया है, तो यद यपि बन गया है। यह आदेश पूर्व वर्ण के स्थान पर अथवा पर वर्ण के स्थान पर हो सकता है। पूर्व तथा पर दोनों के स्थान पर प्रदीर्घ रूप में एक आदेश भी होता है। अब आता है कि पर क्या होता है और पूर्व क्या होता है। तो पूर्व, जैसे दो पद होते हैं, एक पर पद होते हैं, पहले पूर्व पद होते हैं, तो जो प्लस के पहले होते हैं उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो उसके बाद होते हैं उसको उत्तर पद या पर पद भी कहते हैं। तो ये कहीं भी हो सकता है, आदेश कहीं भी दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। ये नहीं है कि जैसे क्लास में ही देखो, जो फर्स्ट बेंच पे है ऐसा नहीं है कि उसी को सिर्फ आदेश दिया जा रहा है, जो पीछे के बेंच पे है उसको भी दिया जा सकता है, जो आगे के बेंच पे है उसको भी दिया जाता है। तो आदेश का मतलब ही होता है ऑर्डर देना, यानी आके आपको हटा के बैठ जाएगा कोई और। उसके बाद आता है उपध्याय संज्ञा। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को उपध्याय कहते हैं। यानी कोई भी वर्ण है उससे अंतिम वर्ण से जो पूर्व यानी पहले, उपध्याय मतलब कि सेकेंड लास्ट, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेकेंड लास्ट, जो लास्ट होता है उससे जस्ट पहले वाला, उसका क्या होता है, उपध्याय संज्ञा होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, चिंत में तय अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व नय है, तो नय का क्या होगा, उपध्याय संज्ञा होगा, पूर्व उपध्याय। जैसे महत में अंतिम वर्ण तैसे है और विद्यमान अ है, उसकी उपध्याय संज्ञा होगी। तो आपकी यहाँ पे संज्ञा सूत्र खत्म हुआ। संज्ञा सूत्र जितने भी थे आपको मैंने बता दिया है सारे, और किसे कहते हैं ये भी बता दिया है। तो आपको अगर पूछता है कि 5 नंबर में कि क्या होता है, तो सबसे पहले आपको उसका सूत्र लिखना है, उसके बाद क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, फिर 1 या 2 एग्जाम्पल देना है, वो लिखना है। ये भी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था ये सब आपको, जैसे एक घर बनाने के लिए, एक महल बनाने के लिए जैसे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, घर बनाने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है, उसी की तरह हम इसमें संधि बनाएंगे आगे। तो संधि आपका एक तरह का महल हो गया। उस महल को बनाने के लिए ये सारे कंकर, ईंट, पत्थर थे, आपके छड़ वगैरह थे, जिसको यूज करके हम संधि बनाएंगे, महल बनाएंगे, तभी अच्छा महल बनेगा। और जब यही सब खराब हो जाएगा, यही सब आप अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे, तो आपका महल जैसे खराब हो जाता है, महल अच्छे से नहीं बन पाता है, घर अच्छे से नहीं बन पाता है, उसी तरह से आपका संधि अच्छे से नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में संधि के साथ आपका घर बनाने के लिए। आप पूरी ईंट पत्थर को इकट्ठा करके रेडी होकर के आना। थैंक यू।